अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है अपने इस टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। पिछले वीडियोस में आप लोग इंट्रोडक्शन टू सेट से अवेयर हो चुके हैं और उसमें सर अमानुल्लाह साहब ने आपको बहुत डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अब जो हमारा इस वीक का जो सेकंड टॉपिक है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स, जो आपकी रिकमेंडेड बुक है जिसमें ये टॉपिक 1.2 है, हम वहां से आपके लिए ये डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम समरी देख लें कि हम सबसे पहले जो है किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स, इसमें हम आपको ये कम्युनिकेट करेंगे कि वेन डायग्राम के एप्लीकेशन से आप सेट्स के यूनियन पर बात कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पर बात कर सकते हैं, इवन प्रीवियसली जो आपने ऑपरेशंस में डिफरेंस पढ़ा था आप उस पर भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम आपके पास कैसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सेट्स की, और हमारा कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि फाइनाइट सेट्स के लिए आपको वेन डायग्राम के बारे में बता सकें। फिर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम बाय डेफिनेशन भी समझेंगे इंटरसेक्शन से क्या मुराद है और वेन डायग्राम से भी समझेंगे। इसी तरीके से फिर हम यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स जो है हमारे पास, वो दो सेट्स की यूनियन को कंबाइन करने का नाम है, बट इसमें आपने इंट्यूटिवली डेफिनेशन को समझ। फिर हम आएंगे सेट्स ऑफ रियल नंबर ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं आपसे। और फिर आखिर में हम इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करेंगे सेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन पर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं चीज़ों को। ठीक स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की, और हमारा पर्पस ये है कि फाइनाइट सेट्स के लिए आपको वेन डायग्राम के बारे में हम बता सकें। आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट यूनिवर्सल सेट। तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा आपके यूनिवर्सल सेट को। फिर आपने पढ़ा था कि अंडर कंसिडरेशन जिस सिचुएशन में आप एक सेट को यूनिवर्सल सेट लेंगे और उससे रिलेटेड उसके जो सबसेट्स होंगे, तो उन सबसेट्स के लिए हम सर्किल का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं या इलिप्स। इलिप्स आपको पता है, ओवल जो आप कहते हैं बेजवी शक्ल होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्किल या ओवल से आप यूनिवर्सल सेट के सबसेट की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फिगर में रिप्रेजेंटेशन है फाइनाइट सेट्स की। और ये रिलेशनशिप आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्सिलॉन का सिंबल आप देख रहे हैं, ये एप्सिलॉन का सिंबल हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए आपको पता है कि हम यू का भी सिंबल यूज करते हैं और एप्सिलॉन भी है। तो कन्वीनियंटली जो आपको सहूलत हो और अकॉर्डिंग टू बुक हम एप्सिलॉन के सिंबल को यूज कर सकते हैं। If epsilon is a universal set and A is any set, then this relation will hold. You know very well about the order of the set in previous videos. Number of elements in set A plus number of elements in complement of A will equal to number of elements of universal set. तो थोड़ी सी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस पे बात करेंगे, सेट्स पे बात करेंगे। तो उसके लिए अब हम आगे आपको बताते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे करना है और बनाना कैसे है। जी स्टूडेंट्स, हम एक सेट ले रहे हैं, गिवन आवर यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑन द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, और ए और बी तो इसके सबसेट हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और बी के एलिमेंट्स, बी का एक ही एलिमेंट है 4, जिसको आप सिंगलटन सेट कहते हैं, और ये आप ऑलरेडी इसके बारे में पिछली वीडियोस में जान चुके हैं।
तो आप देखें हमने रेक्टेंगल को इस्तेमाल किया है फॉर यूनिवर्सल सेट। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और रिमेंबर, नॉर्मली हम वेन डायग्राम फाइनाइट सेट्स के लिए पढ़ते हैं। तो फाइनाइट सेट्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्किल्स या ओवल उनके सबसेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला सर्किल या ओवल, इसमें आपके पास ए सेट की रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 3 5। सेट बी जो है आपके पास, इसका एक ही एलिमेंट है 4। यहाँ पर एक चीज और हम देखते चलें कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं आपके पास। डिसजॉइंट सेट्स को अगर आपने समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप दो सेट्स को डिसजॉइंट कहते हैं तो आपने उसका इंटरसेक्शन के बारे में और डिटेल से कहेंगे। अभी आप ये देख लें कि कॉमन एलिमेंट्स, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, कोई मुश्तरक एलिमेंट नहीं है। तो इसका आपके पास जो रिजल्टेंट सेट होगा वो नल सेट होगा। नल सेट के बारे में भी आप पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। आगे हम जरूरत पर इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। अब हम इस रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है इफ एप्सिलॉन इज अ यूनिवर्सल सेट, एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम है, एंड ए इज एनी सेट, देन ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें ये बात और इस रिलेशन के बारे में और फर्दर इस रिलेशन के साथ हम और चीजों को समझ सकेंगे। मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है। मैं आपका टीचर मोहम्मद शुएब खान, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। तो मैंने कहा यूनिवर्सल सेट में हमारे अल्फाबेट हैं SHOAIB। सेट ए मैंने उन लेटर्स या अल्फाबेट का ले लिया जो वॉवेल्स है। वॉवेल्स के बारे में आप जानते हैं, इस सेट को हमने ए से डिनोट किया। पिछली वीडियोस में आप जान चुके हैं कि कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फाबेट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सेट को डिनोट करने के लिए करेंगे और उसके मेंबर या एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फिर उसके साथ आप देख सकते हैं कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। ए कॉम्प्लीमेंट की आसान सी डेफिनेशन ये है कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दें, डिफरेंस कर दें। डिफरेंस का ऑपरेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे SHB। यू नो वेरी वेल, ऑर्डर इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो आप HBS भी लिख सकते हैं, BHS भी लिख सकते हैं। There is nothing to do with this set representation, BHS भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसको वेन डायग्राम से इस रिलेशन को समझा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस यूनिवर्सल सेट में आप सर्किल में सेट ए को देख रहे हैं। तो सेट ए आपको पता है कि AIO पर कंसिस्ट कर रहा है और वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल में तो मौजूद हैं मगर ए में नहीं है वो SHB है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ए you will have 3 elements, order of B you will have, order of A complement which is 3, और यूनिवर्सल सेट का ऑर्डर आप देख सकते हैं वो 6 है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट विल इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो उम्मीद है आप बेहतर तरीके से इस रिलेशनशिप को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर। एग्जाम्पल 8 बुक में है, आप इसे देखिएगा।
बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन है। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को समझने की सही तरीके से कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, टॉपिक हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो मैं आप लोगों को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम यूनिवर्सल सेट लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सल सेट, आपने उन x को लेना है, यानी ये हमें बता रहा है कि हमारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, वो x की फॉर्म में होंगे जब उनका स्क्वायर करें। यानी हम इसको आराम सी स्टोरी स्टाइल में समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम उन x का स्क्वायर करें तो वो ग्रेटर देन 8 हो और लेस देन 65 हो, और साथ में हमें ये बताया जा रहा है कि वो हमारे x जो रहते हैं वो नेचुरल नंबर के घर में रहते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ ऑथर्स काउंटिंग नंबर के हिसाब से नेचुरल नंबर को जीरो के साथ इंक्लूड करके लेते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से लिखा जाता है। नॉर्मली हमने जो नेचुरल नंबर पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है जो हमारे करिकुलम में होता है 1 2 3 एंड अप टू सो। आपको पता है इसका पर्पस काउंटिंग नंबर के हवाले से होता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आगे कोई कम्युनिकेशन होगी तो हम क्लियर बताएंगे कि नेचुरल नंबर वो किस तरह से। बट कुछ फॉरेन आथर काउंटिंग के हिसाब से नेचुरल नंबर को जीरो से इंक्लूड करते हैं, और आपने इसी चीज को सेट ऑफ होल नंबर के नाम से पढ़ा। और उसका थोड़ा सा एक रीजन है, वो भी क्लियर कर दूं। आपको पता है जब हम चीजें काउंट करें और कोई चीज नथिंग हो या एब्सेंट का रिस्पॉन्स हो तो हम जीरो भी लेते हैं, तो इसलिए कुछ आथर जीरो को एज अ काउंटिंग नंबर में नथिंग के रिस्पॉन्स के तौर पर कंसिडर करते हैं। तो उम्मीद है आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। तो हमें उन x को तलाश करना है जो कहाँ रहते हैं, नेचुरल नंबर के घर में। क्या कंडीशन दे रहा है आपको कि जब उनका स्क्वायर करें तो वो 8 से ग्रेटर हो, 65 से लेस हो। तो एक तो हमें घर का पता लग गया और साथ में जो कंडीशन थी उसके बारे में मैं एक चीज ऐड ऑन कर दूं। पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल से आपने देखी होगी, जब हमें सेट बिल्डर नोटेशन में सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो तीन बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, आपका एलिमेंट किस फॉर्म में अपेयर हो रहा है। दूसरी बात, कंडीशन आपको क्या गिवन है। तीसरी बात, वो ताल्लुक कहाँ से रखता है। तो अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है आप आसानी से समझ लेंगे। ए एंड बी ये सबसेट्स हैं आपके पास इस यूनिवर्सल सेट के। ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये कहता है चूज दोज एक्स व्हेन एक्स इज ऑड। तो आपने इस यूनिवर्सल से उन एलिमेंट्स को चूज करना है जो ऑड नंबर होंगे। और बी कहता है चूज दोज एक्स, इट इज सेट ऑफ दोज एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। थोड़ा सा सोचे, हमने ये चीज पढ़ी है, क्यूबिक सॉल्विंग इक्वेशन में हमने ये आइडिया डिस्कस किया हुआ है। तो उम्मीद है आप डायरेक्टली यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड करें। तो ये आपके पास जो सेट्स की इंफॉर्मेशन थी ये थी आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में, जिसको रूल मेथड भी कहते हैं। अब हम इनकी टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं। टेबुलर मेथड कहते हैं डिजिट के हिसाब से, लिस्टिंग मेथड भी कह देते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड कहने का रीजन ये होता है, इन जनरल अगर एलिमेंट्स या कोई सिंबल भी हमारे एलिमेंट्स हो तो उनके लिए भी हम एक फॉर्म देख सकें। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये 8 से बड़ा है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है जो 8 से ग्रेटर है और 65 से लेस है। तो इसी तरह बाकी ये वो नंबर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि इनका स्क्वायर करें। पहली बात, ये रहते कहाँ थे, नेचुरल नंबर के घर में। हमने वहां से इनको तलाश किया और ये जी 3 से लेकर 8 तक ये वो नंबर्स हैं जिनका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको रिजल्ट 8 से ग्रेटर मिलेगा और 65 से लेस। अब आप देख सकते हैं सेट ए जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, वो कहता है उन x को पिक करें फॉर सेट ए जो ऑड हो। तो हमने देखा 3
5 और 7, ये वो सेट्स हैं जो कि ऑड नंबर है। तो आप यूनिवर्सल से इस सबसेट को बना सकते हैं। सबसेट्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है। एक सेट के एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट सेट में पाए जाएं तो उसको सबसेट कहते हैं। इफ, मैं डेफिनेशन इसके लिए बता देता हूं सबसेट के लिए। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर फाउंड इन another set B, then A is the subset of B. This is the basic condition जो हमें चेक करनी है। और अगर आप जरा ध्यान से B के बारे में देखें, ये कहता है उन X को आप ले लें, और ये इसी में से ही देने का सेंस है, बट एक थोड़ी सी कंडीशन फॉर्म में दे दी कि जब आप X को इस इक्वेशन में रखें तो वो सेटिस्फाई हो जाए, और थोड़ा सा इसको यूं देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जब वो एक्स पुट करें तो वो 0 के बराबर आ जाए। तो आप देख सकते हैं 4 रखने से 5 रखने से इधर यू विल पुट 4 और 5 और 6, यू विल गेट द x 4 5 6। तो हमें उन x को लेना है जो इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। और रिमेंबर हम a और b यहाँ पर यूनिवर्सल के सबसेट ले रहे हैं। फिर हमने इनकी ये वेन डायग्राम बनाई, और इस वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है एप्सिलॉन, इसके मेंबर्स हैं 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपकी तसल्ली के लिए हम ऑर्डर भी लिखते हैं कि यूनिवर्सल का जो ऑर्डर है वो 8 है। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ ए अगर आप देखें तो वो 3 है, ऑर्डर ऑफ बी वो भी 3 है। अब यहाँ पर जो सबसे खास बात आपसे करनी थी, अगर आप देखेंगे 3 ए के मेंबर्स हैं 3 5 7, बी के मेंबर है 4 5 6। तो एक खास बात हमने नोटिस की, 5 वो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आपने दो सेट्स के अमंग कॉमन और मुश्तरक एलिमेंट को फाइंड करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो आप देख सकते हैं कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 5 है। तो ये हमारे पास वो रीजन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कॉमन एलिमेंट मौजूद है जो कि 5 है। तो ये आपने एक एग्जाम्पल से इंटरसेक्शन बनाना, फाइंड करना सीखा है। अब हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन कहती है, when we will find intersection between two sets, we have to check for the element or elements those are common to both. तो अभी आप देख सकते हैं 5 वो एलिमेंट था जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, ए ये सिंबल आपका इंटरसेक्शन का है, तो आप इस सिंबल को, जिसको आप कह सकते हैं यू को उल्टा करके बना दें, तो आपको इंटरसेक्शन का सिंबल इस्तेमाल करने में आसानी होगी। और ये डेफिनेशन कहती है सेट ऑफ दोज एक्स, यानी ये कोई नया सेट बनेगा जिसको आप कोई भी नया नाम दे सकते हैं, बट एक्चुअली ये आ कैसे रहा है कि आप ए और बी के दरमियान कॉमन ढूंढ रहे हैं। तो दिस सेट कंसिस्ट ऑन दोज एक्स where x belongs to A and x belongs to B। इसका मतलब x वो एलिमेंट, x से मुराद हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट से ताल्लुक रखेंगे। ये सिंबल आप लोग पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। ताल्लुक रखने को बिलोंग्स टू, जो भी ऑल्टरनेटिव इसका आपका होगा या डिस्क्रिप्शन होगी, तो ताल्लुक रखने को, एसोसिएट होने को, बिलोंग करने को इस सिंबल से डिनोट करेंगे, और ये सिंबल हमारा एंड का है। तो आप इसकी जगह एंड यूं भी लिख सकते हैं या फिर आप एंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जी हमारे पास डेफिनेशन थी इंटरसेक्शन की। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में एक एग्जांपल में देखी थी कि अगर दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे तो एम्प्लाइज करेगा फ्रॉम both ways implication A and B will be null set।
तो आप ऐसे कह सकते हैं इफ two sets A and B are disjoint implies that A and B is a null set. Vice versa, if A and B is a null set implies that two sets A and B are disjoint. यानी अगर दोनों डिसजॉइंट हैं तो ये इस बात पे दलील देगा कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, या ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इस बात को एम्प्लॉयज करेगा, दलील देगा कि टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में और बेहतर तरीके से। तो वेन डायग्राम में जब हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन या सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको शेड कर देते हैं। In order to identify a set in a Venn diagram, we shade the region representing a set A as shown. अब ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। Given that epsilon is the universal set and A and B not equal to null set, it means A and B are not disjoint. In separate Venn diagrams, shade these sets A and B, A complement intersection B, A and B complement, A complement and B complement. इंटरसेक्शन के लिए इंडिकेटर वर्ड हम एंड इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ऑपरेशन के मुताबिक आपने ए और बी का कॉमन दिखाना है, तो आप कॉमन रीजन देख सकते हैं, ये वो रीजन है जो कॉमन रीजन है। अगर आप बी फिगर में देखें तो यहां पर सिर्फ उन एलिमेंट्स की बात की जा रही है जो ओनली बी में है, सिर्फ बी में, यानी कॉमन बिटवीन ए एंड बी की बात नहीं हो रही है, स्ट्रिक्टली जो बी से बिलोंग करे और ए में मौजूद ना हो। यही आइडिया आप दे सकते हैं कि अब जो आपके सामने शेडेड रीजन है इसको ओनली ए कहते हैं। ओनली ए का मतलब यानी अब ए के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में हो मगर बी के साथ कॉमन ना हो। और फिगर डी जो आप देख सकते हैं इस फिगर में, वो रीजन है और वो एलिमेंट्स होंगे इस रीजन में नीदर बिलोंग टू ए नॉर बिलोंग टू बी। तो आप इसको डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इफ यू आर सेइंग दैट यू आर फाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब आप यूनिवर्सल में से, ग्राउंड सेट में से ए के एलिमेंट को डिफरेंस कर दें, निकाल दें कॉमन एलिमेंट्स को, और जो यूनिवर्सल के पास बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। इट मींस इफ वी आर सेइंग दैट ए कॉम्प्लीमेंट, इट मींस in A complement all those elements will belong that only belongs to epsilon. It means universal set but not belong to A. तो नॉट इन ए वाली सिचुएशन हो जाएगी और उसके बाद फिर ये रिलेशन है। इस रिलेशनशिप को डिस्कस हम करते हैं और बेहतर तरीके से। तो अभी जो आप रिलेशन देख रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिलेशनशिप है दो सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और ये रिलेशन आपसे कह रहा था फॉर एनी टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन देन यू विल हैव दिस रिलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जब मैं एंड कहूं उससे मुराद इंटरसेक्शन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आपको पता है हम ऑर्डर भी कहते हैं, प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल सेट। और अब आप देख सकते हैं हमने हर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस पर्टिकुलर रीजन में आएंगे अकॉर्डिंग टू सेट, उनको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दिखाई है शुरू की 4 फिगर में, और फाइनल फिगर में फिर हमने उनको कलर के हिसाब से उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो पहली फिगर है, ये पहली फिगर आपके पास इस नंबर
मतलब इस रीजन के हवाले से एरिया दिखा रही है, और जब इस रीजन में जितने एलिमेंट्स होंगे तो वहां पर फिर आप एन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं अगेन रिप्रेजेंट कर दूं, अभी जो आप ये रीजन देख रहे हैं ये रीजन ए एंड बी है, और इसके एलिमेंट्स के तादाद को ऑर्डर ऑफ ए एंड बी कहेंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कहेंगे। ये जो अब आप रीजन देख रहे हैं नेक्स्ट फिगर में, ये हमारे पास पहला है जिसको आप यहां से इससे के साथ क्रॉसपॉन्ड कर लें। सेकेंड टर्म ये है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको ये वेन डायग्राम मिलेगी। वेन डायग्राम में कोई भी मतलूबा ऑपरेशन का रीजन हासिल करने के लिए एक आसान सी तजवीज दूंगा। आप जितने भी आपके पास उसमें स्टेप इन्वॉल्व हो, शुरू में हर स्टेप को डिफरेंटली करें। जैसे मैंने अभी इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हर एक नंबर का जो रीजन होगा फॉर दैट सेट वो हमने आइडेंटिफाई किया, और उसके एलिमेंट्स की काउंटिंग को हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन कहेंगे। तो आप ये जो अभी रीजन देख रहे हैं इसको आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं ओनली बी। जब मैं ओनली बी कहूं इसका मतलब इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे जो बी से प्योरली बिलोंग करते हैं बट ए के कॉमन एरिया में नहीं आते। और आप ये जो देख रहे हैं इसको आप कह सकते हैं ओनली ए, और ये लिखा जाएगा रीजन सेट नोटेशन में ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा रीजन है जो इन दोनों से मुराद ए और बी रीजन के बाहर भी है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये दोनों सर्किल को जब हम सिर्फ ओनली दोनों सर्किल को कंबाइन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यूनियन मिलेगा। यूनियन के बारे में हम अब आगे बात करेंगे। और इनके बाहर का रीजन जिसको हम कहेंगे those elements neither belong to A nor belong to B, तो वो इन दोनों सर्किल के बाहर होंगे बट वो यूनिवर्सल का पार्ट होंगे। और मैं आसान टर्मिनोलॉजी में कहता हूं आउटर रीजन, सर्किल से बाहर वाला रीजन। तो ये जो आप येलो में देख रहे हैं आपके पास, ये आपको बता रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं एक रेफरेंस दे दूं, आगे हम देखेंगे, हो सकता है बहुत से बच्चे इस रेफरेंस से अवेयर हो कि डी मॉर्गन्स लॉ में ये चीज इसके इक्विवेलेंट है। अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर लें तो ये चीज हमारे पास बराबर होगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब आप देख सकते हैं तो ये जो रीजन है अब आपके सामने, ये ओनली ए रीजन है, ये वाला ओनली बी रीजन है, ये वाला ए और बी का कॉमन है, और अगर आप तीनों को मिला दें तो ये आपको ए यूनियन बी स्पेसिफाई कर रहा है। तो फिर बाहर वाला क्या है, बाहर वाला जो आप रीजन देख रहे हैं ये सारा जिसमें येलो शेड हमने किया हुआ है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर आप इन चारों रीजन, देखा जाए 4 डिफरेंट रीजन है, इनका सम कर लें ओनली बी नीदर बिलोंग्स टू ए एंड बी, you will get नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी हमारी, और भी कई चीजें जो हम आगे आपको देते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब आपकी बुक से एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 13, जिसमें हम इंटरसेक्शन और जो हमने डिफरेंट रीजन के हवाले से देखा था और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो आइडिया है वो आइडिया इस्तेमाल करेंगे। A and B are two sets and the number of elements in each set is shown in the Venn diagram. Given that number of elements of A is equal to number of elements of A complement intersection B, calculate for part A the value of X, for part B order of A and order of B. तो अब आप फर्स्ट पार्ट के लिए जो कंडीशन गिवन है उसका इस्तेमाल करें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं, किसके बराबर हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स के। तो आपको पता है कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके उसका बी से इंटरसेक्शन करेंगे डेफिनेटली हमें कोई रीजन मिलेगा,
और उस रीजन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के बराबर है। अगर आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देखें जो आपको एक वेन डायग्राम बताई जा रही है, इस रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास रेक्टेंगल नहीं है। तो देखें, ये याद रखें, अगर नीदर एंड नॉर वाले एलिमेंट्स नहीं हैं तो रेक्टेंगल नहीं भी बनाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस ए यूनियन बी ही आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आइडिया आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आप जरा ध्यान से देखें, ए दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक ओनली ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक्स है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो नंबर्स गिवन हैं या एक्सप्रेशन गिवन हैं, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट इज शोन इन द वेन डायग्राम। तो हर रीजन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपको अलजेब्रिक फॉर्म कह लें, अलजेब्रा में या अरिथमेटिक में गिवन है। जैसे ओनली ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक्स है, और ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 है। तो अगर मैं कहूं ए का ऑर्डर क्या होगा, अच्छा जी आप इन दोनों का सम कर लें, बिकॉज ये ओनली ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं विच इज एक्स, ये ए एंड बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट ये वो 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद है। तो ए का ऑर्डर x + 3 हो जाएगा। और इस कंडीशन का इस्तेमाल करें तो नोट करें ये ओनली बी है, 2x - 6 ये आपको इंडिकेट कर रहा है उस रीजन को जो कि ओनली बी है, सिर्फ और सिर्फ बी से ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट हैं, और यहाँ के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 2x - 6। अब आप इसको कंपेयर कर लें, आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है x में, और x के लिए सॉल्व कर लें, यू विल गेट दी वैल्यू 9। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू मिल चुकी है तो आप a और b दोनों का ऑर्डर निकाल सकते हैं। a का ऑर्डर x + 3 है तो x की वैल्यू 9 रख दें, तो 9 + 3 12 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो b का ऑर्डर क्या होगा, b का ऑर्डर होगा 2x - 6 + 3, तो आप x की वैल्यू रख दें और आपको 15 मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी 3 दोनों में क्यों काउंट हो रहा है, तो हम सिंपल ये बता रहे हैं कि देखें 3 वो तीन ऐसे कॉमन एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में पाए जाते हैं। तो अगर आप ए की तादाद बताएंगे तो डेफिनेटली वो ए में भी काउंट हो रहे हैं, अगर आप बी की तादाद बताएंगे तो वो बी में भी काउंट हो रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं कि आपकी क्लास से 2 टीम बनती है स्टूडेंट्स की, एक क्रिकेट टीम और एक फुटबॉल टीम, और मिसाल के तौर पर 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट टीम में भी इनरोल हैं और फुटबॉल टीम में भी इनरोल हैं, तो डेफिनेटली वो दोनों जगह काउंट होंगे। अगर हम कहते हैं चलें जी वो एग्जैक्टली 11 है, 11 का मतलब 11 प्लेयर है, तो अच्छा जी क्रिकेट टीम में खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो 11 हैं। अगर आप स्क्वाड कह लें, जो स्क्वाड होता है 15 का, चलें 15 का स्क्वाड है, तो हम कहते हैं चलें जी जो क्रिकेट का स्क्वाड है उसमें 15 स्टूडेंट हैं, और जो फुटबॉल का स्क्वाड है उसमें भी 15 स्टूडेंट हैं, मगर 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं आपके पास। तो उम्मीद है ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और अभी तक लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। जब आप दो सेट्स की यूनियन की बात करते हैं तो आसानी से आपने ये करना है कि दोनों सेट्स के यूनियन एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट बना लेना है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें आपके जो एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे वो ईदर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, इफ ए इज योर फर्स्ट सेट, और बिलोंग्स टू बी, और बोथ, तो दिस इज नॉन एज द यूनियन। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं सेट ई है जिसमें उन अल्फाबेट को लिया जा रहा है जो इंग्लिश वर्ड में आते हैं। तो इंग्लिश वर्ड के अल्फाबेट आपको पता है ENGLISH, और H हम उस सेट को ले रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के अल्फाबेट्स आते हैं, HISTORY। अब इन दोनों को मिलाकर एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया जा रहा है, और उसके बाद सेंस ये है आपके पास, अच्छा यूनिवर्सल सेट
जो ले रहे हैं वो ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है। तो ये करेक्शन करें, यूनिवर्सल सेट जो यहाँ दे रहा है, वी डिफाइन द यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और उसके दो सबसेट हैं, दो वर्ड ले लिए इंग्लिश और हिस्ट्री, जिनके जो अल्फाबेट है वो एज अ सबसेट है। तो जब हम यूनियन की बात करेंगे तो आप इस वेन डायग्राम में देख सकते हैं ISHA, ये तीन ऐसे अल्फाबेट हैं जो कॉमन है, और जब हम इनको मिला लें तो जो लेटर्स या अल्फाबेट मिलेंगे उनसे हम इंग्लिश का वर्ड भी बना सकते हैं और हिस्ट्री का डेफिनेटली और भी बना सकते हैं, बट अभी हमने यहाँ पे दो वर्ड एज अ सबसेट लिए। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन देना चाहूंगा कि यूनियन में ईदर और साथ में बोथ का कॉन्सेप्ट एक होता है, तो उसको समझने के लिए हम एक आइडिया पर आते हैं। चलें जी, एक क्वेश्चन आप लोग की तरफ आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये एक आपके पास सेट है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी हमें करेक्शन की जरूरत है, और करेक्शन हमारे पास ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यूनियन है, ए यूनियन बी। तो उम्मीद है ये अब क्लियर होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन ये था जो हम कह रहे थे कि हमें थोड़ी समझने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि दो सेट्स हैं और उनका यूनियन हमारे पास ये रिजल्ट है 1 2 10। तो क्या आप मुझे बताएंगे 2 किस एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है? सोचें, या 10 किससे बिलोंग कर रहा है, या 1 किससे बिलोंग कर रहा है? तो क्या क्या पॉसिबल आप रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं? आप कहेंगे इधर, सपोज हम 1 की बात करते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी ये कहां से ताल्लुक रखता है, वी डोंट नो, करेंटली वी डोंट नो अबाउट ए एंड बी। आप कहेंगे इधर 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी, बट क्या जरूरी है कि ए और बी से बिलोंग करे? ऐसा भी तो हो सकता है 1 दोनों से बिलोंग करता हो। तो यहां पर ये जो आइडिया है इसको इंक्लूसिव और कहते हैं, यानी ये 1 पॉसिबिलिटी है ए से भी ताल्लुक रख सकता है, बी से भी, या ऐसा भी हो सकता है दोनों से भी। सिमिलरली 2 बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ, 10 बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। सपोज अब मैं कहता हूं अच्छा जी हमारा ए ये था 1 2, और जो हमारा बी था वो ये सेट था 2 and 10। तो अब आप यूनियन कर लें, आपको ये सेम रिजल्ट मिलेगा। तो डायरेक्ट मैंने यूनियन इसलिए लिया ताकि आप डेफिनेशन समझ सकें, इसके डेफिनेशन पे एम्फेसाइज कीजिएगा। तो इसका मतलब अब हम इस डेफिनेशन को समझने के लिए तैयार हैं। ए यूनियन बी कंसिस्टिंग ऑन दोज एक्स, ये उन एक्स पर मुश्तमिल होता है, इधर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और बोथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जब आप अपनी डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव लिखें। तो या तो इस एक्स का ताल्लुक ए से होगा या बी से होगा, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम जो पढ़ते हैं ये इंक्लूसिव और है। इंक्लूसिव और का मतलब है कि हमारा कॉमन वाला सिचुएशन भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा वो एक्स दोनों से भी ताल्लुक रख सकता है। तो अब अगर हम बात करें अच्छा जी, तो ओके जी ये 2 हमारे पास वो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो उम्मीद है आप इस डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं वेन डायग्राम से बात करूं तो यूनिवर्सल एक सेट ले लिया है जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। आपका जो ब्लू कलर का ओवल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर का ओवल है वो आपके पास सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेन डायग्राम में अगर हमें इस ऑपरेशन को जाहिर करना हो, ए यूनियन बी को आइडेंटिफाई करना हो, तो इसका मतलब हम ये ए और बी सर्किल को मिलाकर जो शेड देखेंगे पूरा, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को। तो उम्मीद है आपको यूनियन की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल 14, given that universal cell consisting elements 2 3 4 5 6 7 8 9, A and B are the subsets from the universal set. X is a prime number, and according to A and according to B, choose those X from the universal set which are odd number.
देखें, सेट के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल से बात की है। सेट को सही मायनों में समझना है तो आप ये समझ लें कि हम एक कलेक्शन बनाते हैं जिसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो सेंस ये होता है हमें उन एलिमेंट्स को चूज करना होता है कंडीशन के मुताबिक जो हमें प्रिस्क्राइब किया गया हो, जो हमें दिया गया हो। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके एलिमेंट्स हैं। टोटल आपके पास ये 8 एलिमेंट्स हैं। ए इस यूनिवर्सल से एक सबसेट है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे। तो प्राइम नंबर आपको पता है जिसके दो फैक्टर्स हो, 1 और इटसेल्फ, तो 2 3 5 7। अगर आप बी पर जाएं तो बी कहता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में आ जाएगा 3 5 7 9। अगर आप ध्यान से देखें हम इनको कहते हैं कि अच्छा जी ए यूनियन बी कर ले, तो ए यूनियन बी से हमें मिलेगा 2 3 5 7 9। अब अगर जरा ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी उन एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है दोज एक्स, इधर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो ये उन x पर मुश्तमिल होता है जो कि या तो a से ताल्लुक रखेगा या b से। और इंक्लूसिव और के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप बोथ का आइडिया भी कह सकते हैं। अब मैं कहूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका मतलब अब हमें a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसमें a यूनियन b के एलिमेंट शामिल ना हो। तो ये आप फिगर देख सकते हैं, शेडेड रीजन इंडिकेट कर रहा है ए यूनियन बी को। कुछ मजीद हम देखते हैं आपके पास एक और रिजल्ट है, इसको भी नोट डाउन कर लें। इन जनरल फॉर एनी सेट ए एंड द यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन, ए का यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो आपको नल सेट मिलेगा। तो रिलेशन जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, इन जनरल फॉर एनी सेट ए एंड द यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन, जब आप सेट ए का यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट से तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और जब आप ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से आपको नल सेट मिलेगा। तो लास्ट जो रिजल्ट है इसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट होते हैं। तो ये ग्राफिकल यानी वेन डायग्राम से समझ लें। ये जो वाइट आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये वाइट वाला बैकग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन को, और ये जो ग्रीन वाला आप बैकग्राउंड देख रहे हैं और जो सर्किल भी है वो सेट ए है। अगर आप इन दोनों रीजन को मिला दें, रिमेंबर ए कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों डिसजॉइंट रीजन है, तो जब आप ए का यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो आप ग्राफ से ये जज कर सकते हैं कि आपको यूनिवर्सल मिलेगा। अब जो सेकंड फिगर है, अगर हम ये कहें इसके बारे में कि जी जो वाइट बैकग्राउंड है हमारा ये ए कॉम्प्लीमेंट है और जो रेड सर्किल है वो सेट ए है, और रिमेंबर ये दोनों डिसजॉइंट रीजन है, तो इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट या हिस्सा कॉमन हो तो आप देख सकते हैं ये दोनों डिसजॉइंट है। तो अगर मैं कहूं कि जी इनसे क्या कॉमन हमें ऑब्टेन्ड हो सकता है, तो इनसे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये हमारा नल सेट होगा। नल सेट की बात बार बार हो रही है। मैं एक चीज बता दूं कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये नल है तो इसको सेट क्यों कह रहे हैं। देखें, आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर बात करते हैं उसी के मुताबिक आप चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं थोड़ा आसान करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि आप काउंट करें और नथिंग का रिस्पॉन्स आप बताएं क्वांटिटेटिव में, क्वांटिफिकेशन में, तो आप 0 बताएंगे। तो इसी तरह फिर हम कहें कि एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो तो वो नल सेट होगा, तो इसलिए उसको हम सेट में ही बताएंगे। इसको समझने के लिए एक मिसाल देता हूं कि सेट पहले भी बताया था एक कलेक्शन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक पर्टिकुलर ऑथर की बुक की कलेक्शन है आपके पास, और अगर आपके पास उसकी कोई भी बुक ना हो
तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास ऐसी कोई कलेक्शन नहीं है, तो आप फिर कलेक्शन की बुनियाद पे ही रेफरेंस देंगे। एक आइडिया और देता हूं नल सेट के लिए, उम्मीद है बच्चे इस बात को समझेंगे, और ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो जिनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है फंक्शन का, और जस्ट मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये डिस्कशन हम यही करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कहता हूँ अच्छा जी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, या कह लेंगे जी अभी एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हमने आपसे बात की हुई है। तो हमारा x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, मगर एक खास बात यह है क्योंकि जब हम कह रहे हैं ना x, तो इसका मतलब हमें ऐसा x लेना है जिस पर आउटपुट हमारा डिफाइंड आ जाए। तो एक आप खास बात देखें, अगर x को 0 ले लें तो ये हमारे पास जो आउटपुट है वो डिफाइंड नहीं देगा। तो हम कहेंगे अच्छा जी रियल में से डिस्कार्ड करें। क्या डिस्कार्ड कर दें? 0 वाला सेट, क्योंकि आप सेट में से सेट ही डिस्कार्ड करेंगे, सेट में से सेट ही डिस्कार्ड करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो इसको सम अप करते हैं। तो जब सेट में कोई ऐसी कलेक्शन जिसमें कोई एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एस पर कंडीशन लाई ना करे, तो उसको हम इस वजह से नल सेट कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें पहले आप कीजिएगा, बहुत आसान है। आपको अगर एक्सरसाइज ठीक तरीके से करनी है तो आप पहले ध्यान से एग्जाम्पल पढ़ें, समझकर खुद से सॉल्व करें, रिजल्ट रिप्रोड्यूस करें, और उसके बाद आप आगे जाएं। यहाँ पर अब हम मजीद जो है ना कुछ वेन डायग्राम में डिफरेंट ऑपरेशन की रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे दो आइडियाज और हैं उनको देखेंगे। तो एग्जाम्पल 18 में गिवन दैट एप्सिलॉन इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी का कॉमन नल सेट नहीं है। शेड दी सेट्स, यानी ये जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस होते हैं सेट में, हम लास्ट वीडियोस पे बात कर चुके हैं। इंटरसेक्शन भी एक ऑपरेशन है। जिस तरह अर्थमेटिक दो नंबर्स के दरमियान आप जब अर्थमेटिक में पढ़ते हैं तो नंबर्स पढ़ते हैं, ऑपरेशंस पढ़ते हैं, तो इसी तरह सेट्स में भी ऑपरेशन में यूनियन और इंटरसेक्शन आते हैं। ए यूनियन बी को दिखाना है आपने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को दिखाना है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट को। और थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वो फिगर्स है जो हम ऑलरेडी आपसे इसके हवाले से बात कर चुके हैं, मगर उसमें हमने इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट रखते हुए डिस्कस किया था। अच्छा, वेन डायग्राम जब भी पढ़ें तो इसके हवाले से आपने स्पेशली मैं दो सेट्स के हवाले से रिलेशनशिप कुछ अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो उनको फोकस रखना है। अभी इसमें आप देखें तो जी ए यूनियन बी, ये शेडेड रीजन है। अब सेकंड में देखें, आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट ले लें। जब आप बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ आपके डायग्राम से बी वाला सर्किल आउट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग होगा उसको आप ए से यूनियन करेंगे। जब आप ए से यूनियन करेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट दोबारा शामिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप ये सारे ग्राफ्स को एक बार खुद देख सकते हैं। ये 3 के लिए आपके पास, इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जब आप एक यूनिवर्सल सेट और उसके साथ दो सबसेट्स दिए जाए ना, तो जरा ध्यान से आप बस ये फोकस कीजिएगा कि ए और बी के अमंग कौन सा रिलेशनशिप है। तो इसके फोकस करने से ये होगा कि आप बहुत से क्वेश्चन को सही तरीकों से आप समझ पाएंगे। अगर हम बात करें तो देख लेंगे क्या ए एंड बी डिसजॉइंट है। मिसाल के तौर पर अगर ए और बी डिसजॉइंट आपको गिवन होगा तो इसका मतलब है कि जी हमारे पास ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी जो हमने एक एग्जाम्पल देखी उसमें हम देख रहे थे कि ए एंड बी जो है वो नॉट इक्वल टू नल सेट था। ये नल सेट का सिंबल है, नल सेट पर हम बात करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है जी। तो इट मीन्स देयर आर सम कॉमन एलिमेंट। तीसरी एक और कंडीशन होती है कि आप देख लें सबसेट्स का रिलेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ए क्या ए के अंदर बी तो नहीं शामिल है, या फिर बी के अंदर ए तो नहीं शामिल है। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग से चेक कर लेंगे क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें
क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप इस बात का ध्यान रखा करेंगे, ध्यान से अपनी स्टेटमेंट को रीड किया करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने जो है रियल नंबर के सेट्स के बारे में बातें हो रही हैं, और आपको हम एक चीज और क्लियर करते चलें कि जब सेट ऑफ रियल नंबर की ज्योमेट्री बनाई जाती है तो वो एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रियल लाइन कहते हैं। नंबर सिस्टम में हमने डिटेल से बात की थी आप लोगों से इन द बिगनिंग क्लास के नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में फिर आपने पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सारी बातें करते हुए हमने रैशनल का आइडिया समझा था, इररेशनल नंबर्स का आइडिया, और फाइनली हम रियल नंबर पे हमने बात की थी। तो रियल नंबर को स्केच किया जा सकता है, उस स्केच से हमें उसकी शक्ल मिलती है, ज्योमेट्री मिलती है, जो कि एक लाइन होती है, और उस लाइन को हम रियल लाइन कहते हैं। तो हम रियल नंबर्स के सेट्स पर भी यूनियन और इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो सेट्स ऑफ रियल नंबर ऑन द रियल लाइन, तो इसके हवाले से, और सेट्स ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, क्योंकि जो पॉइंट होता है किसी भी प्लेन में, प्लेन से मुराद है कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम एक्स एक्सिस रखते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर होती है हमारे पास वहां पर नंबर्स के तौर पर, और वर्टिकल एक्सिस में को y से डिनोट करते हैं, उस पर भी रियल नंबर लेते हैं। तो डेफिनेटली जो 2 डायमेंशन में एक लोकेशन मिलती है उसको हम पॉइंट कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि जी उस पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है और उसका ज्योमेट्रिकल नेम एब्सिसा होता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है जिसका ज्योमेट्रिकल नेम ऑर्डिनेट होता है। तो हम क्या करते हैं कि जी किसी भी पॉइंट की लोकेशन ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो सेट्स ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन और आपके पास सेट्स ऑफ रियल नंबर ऑन द रियल लाइन, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये इनके ऊपर जब हम इनके प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे थोड़ा डीप बात कर लेंगे हम, और यही हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए इन टॉपिक्स को हम फर्दर वहां डिटेल से देखेंगे। ओके जी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही चीज़ों पर आपने इनसाइट नॉलेज ली होगी, और इंशाल्लाह चीज़ें बहुत आसान लगी होंगी, और उम्मीद करते हैं जो आप लोग को प्रॉब्लम होगी उसके हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। प्रैक्टिस कीजिए, ये अभी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से और वेन डायग्राम और उसकी स्केचिंग और उसके हवाले से चीज़ें थी। तो जो अगली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 पर बात करेंगे, और सेट ऑफ रियल नंबर्स को जब हम रियल लाइन बनाते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन करते हैं तो वो थ्योरी भी हम पहले डिस्कस करके फिर उसके प्रॉब्लम करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह हाफिज।